नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 7 सोशल साइंस की बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का चैप्टर नंबर 11 फ्रॉम बार्टर टू मनी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, चैप्टर के शुरुआत में सबसे पहले 20th सेंचुरी के एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है जॉन मेनार्ड, उनके द्वारा बोला हुआ एक कोट दिया हुआ है। तो चलिए पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। The importance of money flow from it being a link between the present and the future। क्या है इसका मतलब कि जो मनी फ्लो होता है यानी कि पैसे का जो प्रवाह होता है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है वर्तमान और भविष्य के बीच की। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट है इसमें बिग क्वेश्चंस। तो बिग क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, इससे हम लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि आखिर इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो पहला बिग क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड एक्सचेंज टेक प्लेस बिफोर मनी। मनी से पहले, पैसे से पहले जो एक्सचेंज है यानी कि आदान प्रदान है वो कैसे हुआ करता था। सेकंड बिग क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड मनी कम इनटू एग्जिस्टेंस। जो मनी है यानी कि जो पैसा है वह अस्तित्व में क्यों आया। थर्ड बिग क्वेश्चन है, हाउ हैज़ मनी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वेरियस फॉर्म्स ओवर टाइम। समय के साथ साथ जो मनी है यानी कि जो पैसा है वो कैसे अलग अलग रूपों में बदला है। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे बिगर क्वेश्चंस। इन द थीम टाइपेस्ट्री ऑफ द पास्ट यू रेड अबाउट द क्रॉप्स दैट पीपल ग्रू। जो हमारी थीम थी टाइपेस्ट्री ऑफ पास्ट, इसमें आप लोगों ने पढ़ा उन फसलों के बारे में जिनको कि लोग उगाया करते थे, जैसे कि फूड ग्रेन्स हो गया और गुड मेड लाइक कार्नेलियन बीट्स। ठीक है, फूड ग्रेन खाने का अनाज हो गया या फिर सामान जिससे कि कार्नेलियन बीट्स जैसी चीज़ें बनाई जाती थी। हाउ डू यू थिंक दे एक्सचेंज दीज गुड्स फॉर थिंग्स दैट दे नीडेड। क्या सोचते हो आप, क्या लगता है आपको कि ये लोग कैसे इन चीज़ों से आदान प्रदान करते थे, उन चीज़ों का जिनकी कि इनको ज़रूरत हुआ करती थी। पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज। लोग जो हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि सामान और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं दूसरे सामानों और सेवाओं के लिए। दिस सिस्टम इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। इस सिस्टम को हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले हम लोग ना बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो, बार्टर सिस्टम होता क्या है। बार्टर सिस्टम में लोग जो हैं वो सामान के बदले सामान या कोई अलग सेवा देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके पास में एक पेंसिल है। ठीक है ना, आपके लिए ए बी करके एग्जाम्पल लेते हैं कि ए के पास में ना एक पेंसिल है बढ़िया सी। ठीक है, बी के पास में क्या है, बी के पास में इरेजर है। ठीक है, अब बी को ये पेंसिल चाहिए, ए को ये इरेजर चाहिए। ठीक है ना, तो अब ये दोनों क्या कर सकते हैं, एक दूसरे में ये सामान को अदला बदली कर सकते हैं। ए जो है बी को ये इरेजर दे देगा और बी जो है वो ए को ये रबड़ दे देगा। ठीक है ना, तो दोनों की जरूरतें पूरी होगी कि नहीं होगी, होगी ना। इसी को हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं, जहां पे चीज़ों का आदान प्रदान करने के लिए आप पैसे का इस्तेमाल नहीं करते हो बल्कि सामान का ही इस्तेमाल करते हो। ठीक है, ऐसे मान लो कि आप दुकान गए हो कोई सामान खरीदने के लिए और वहां आपने पैसे ना देकर सामान दे दिया उसको। ठीक है, इस तरीके से। चलो, हाउ डिड दिस वर्क। ये बार्टर सिस्टम काम कैसे करता था। सपोज यू नीड अ पेंसिल एंड हैव एन एक्स्ट्रा इरेजर। मान लो आपको एक पेंसिल चाहिए और आपके पास में एक्स्ट्रा इरेजर है। ये देखो, पेंसिल रबड़ का एग्जांपल यहाँ पे भी ये भी ले रहे हैं। चलो, मीनवाइल योर क्लासमेट फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर इरेजर बट हैज़ एन एक्स्ट्रा पेंसिल। जबकि आपके जो क्लासमेट हैं वो इरेजर लाना भूल गए जबकि उनके पास में एक्स्ट्रा पेंसिल है। यू कुड एक्सचेंज योर एक्स्ट्रा इरेजर फॉर द एक्स्ट्रा पेंसिल दैट योर क्लासमेट हैज़। तो आपके पास में जो एक्स्ट्रा इरेजर थी यानी कि एक्स्ट्रा रबड़ थी, आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो अपने क्लासमेट्स के साथ में पेंसिल के लिए।
वुडंट दिस सेटिस्फाई योर एंड योर क्लासमेट नीड? ये आपके और आपके क्लासमेट दोनों की जरूरतों को पूरा कर देगा कि नहीं कर देगा? कर देगा ना। दिस इज हाउ द बार्टर सिस्टम वर्क। बार्टर सिस्टम हमारा ऐसे ही काम करता है। टुडे वी यूज कॉइन्स एंड नोट्स टू बाय एंड सेल थिंग। आज हम लोग सिक्कों का और नोटों का इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को खरीदने के लिए और बेचने के लिए। People also use their mobile phones and computers for such transactions। ऐसे ट्रांजेक्शन्स के लिए यानी कि ऐसे भुगतानों के लिए लोग जो हैं वो अपने मोबाइल फोन्स या कंप्यूटर्स का भी आज यूज़ करते हैं। दी बार्टर सिस्टम वॉज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज। जो ये बार्टर सिस्टम है ये आदान प्रदान का सबसे पहला रूप था। देयर इज अ लॉट ऑफ एविडेंस ऑफ इट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया भर से हमें इसके बहुत सारे सबूत मिल जाते हैं। पीपल यूज कमोडिटीज सच एज कौरी, शेल, सॉल्ट, टी, टबैको, क्लॉथ, कैटल, काउ, गोट, हॉर्स, शीप, सीड्स एक्सेट्रा। लोग जो हैं वो इसमें कमोडिटीज यानी कि सामानों का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि कौरी के शेल हो गया, नमक हो गया, चाय, तंबाकू, कपड़े, मवेशी, बीज इत्यादि। वाई डू वी नीड मनी? अच्छा, इससे पहले ना यहाँ पे जो फिगर्स दिए हुए हैं थोड़ा इन पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा फिगर दे रखा हुआ है 11.21, ठीक है। इसमें स्टोन मनी है। ये जो आपको बड़ा सा ये पत्थर दिख रहा है ना, ये क्या है? स्टोन मनी है, ठीक है। मतलब पत्थर का ये पैसा है, ठीक है ना। इसको राई स्टोन्स बोलते थे। क्या बोलते थे? राई स्टोन्स बोलते थे। और पैसिफिक ओशन में याप आइलैंड्स है ना, उसमें ये मनी के रूप में इसका यूज होता था। सोचो आप सामान लेके जा रहे हो इतना भारी पत्थर लेकर, ठीक है। चलो, ये जो नेक्स्ट आप देख रहे हो ये है एज़टेक कॉपर टाजाडेरो, ठीक है। और ये भी एक प्रकार की मनी हुआ करती थी। ये भी एक प्रकार की मनी हुआ करती थी जिसको कि सेंट्रल मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका के कुछ हिस्सों में इस्तेमाल करा जाता था, ठीक है। और ये जो आप अगला देख रहे हो इसको बोलते हैं टेवाओ, ठीक है। टेवाओ ये पर हैं, ठीक है, जिसको ऐसे मोड़ा गया है। इसका इस्तेमाल सोलोमन आइलैंड्स में मनी के रूप में, पैसों के रूप में किया जाता था, ठीक है। तो सोचो पहले लोग कितने अलग अलग प्रकार के पैसों का यूज़ करते थे। इसका यूज़ कर रहे हैं, इसका यूज़ कर रहे हैं, इसका यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। वाई डू वी नीड मनी? हमको पैसे की ज़रूरत क्यों है? लेट्स एक्सप्लोर। Imagine that you are a farmer and that people use barter system where you live। क्या कह रहे? कल्पना करिए कि आप एक किसान हो और आप जहाँ रहते हो वहाँ पे बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल होता है। You need a whole variety of things, a pair of new shoes, a sweater and medicine for your grandmother। आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जैसे कि आपको एक जोड़ी जूता चाहिए, स्वेटर चाहिए और अपनी दादी के लिए दवाइयाँ चाहिए। बट यू ओनली हैव एन ऑक्स दैट यू कैन स्पेयर। लेकिन आपके पास में सिर्फ और सिर्फ ऑक्स है, यानी कि एक बैल ही है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब वही है जो कि जिससे आप आदान प्रदान कर सकते हो। हाउ वुड यू बी एबल टू एक्सचेंज द ऑक्स फॉर ऑल द डिफरेंट थिंग्स यू नीड फ्रॉम डिफरेंट पीपल और प्लेसेस? इसमें ये कह रहे हैं कि बताइए अब आप अपने ऑक्स यानी अपने बैल का कैसे अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोगों से आदान प्रदान कर सकते हो। What difficulties are you likely to face? आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। For one, you would have to find someone who need an ox। पहले तो आपको किसी ऐसे को ढूंढना होगा जिसको कि ऑक्स को जरूरत है। नाउ स्वैपिंग योर ऑक्स फॉर अ पेयर ऑफ शूज वुड हार्डली बी फेयर एक्सचेंज। अब अपने ऑक्स यानी कि अपने बैल को एक जोड़ी जूतों के लिए बदलना ये बिल्कुल भी फेयर एक्सचेंज नहीं है। मतलब ये बिल्कुल भी हमको सही सौदा नहीं पता चल रहा है। यू मे हैव हैड टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ एक्सचेंजेस। तो इसके लिए हो सकता है आपको कई सारे और आदान प्रदान करने पड़े इससे पहले। उदाहरण के लिए फाइंड समवन टू एक्सचेंज योर ऑक्स फॉर सेवरल बैग्स ऑफ व्हीट। पहले आप किसी ऐसे को मान लो पकड़ोगे जिससे कि आप ऑक्स को एक्सचेंज करके कई बोरी गेहूं ले लोगे। You would then have to transport all that wheat to several places। फिर आपको ये सारा गेहूं अलग अलग जगह लेके जाना होगा। First find someone willing to exchange a part of the wheat for shoes। पहले तो आपको किसी ऐसे को ढूंढना होगा जो कि गेहूं का आदान प्रदान जूतों के लिए करे।
उसके बाद में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो कि गेहूं का आदान प्रदान स्वेटर के लिए करे। फिर आपको एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो कि गेहूं का आदान प्रदान दवाइयों के लिए करे। इन ईच ऑफ द केसेस, हर केसेस में a discussion would take place to arrive at the fair amount of wheat that you could exchange for shoes or for sweaters। हर केसेस में, हर परिस्थिति में आपको मोल भाव भी तो करना होगा भाई, डिस्कशन बातचीत भी तो होगी कि इतना जो गेहूं है वो इतने जूते के लिए सही होगा, ठीक है ना। मोल भाव तो आप करोगे कि नहीं करोगे? करोगे स्वेटर और शूज दोनों के लिए। You would have to take the leftover bag of wheats and find a place to store them safely। और आदान प्रदान करने के बाद में मान लो आपको सारा सामान मिल गया, ठीक है, बार्टर करके आपने सारा सामान ले लिया, लेकिन करने के बाद में सीधी सी बात है कुछ ना कुछ गेहूं तो बचेगा ही। तो अब आपको उस गेहूं को सुरक्षित रखने के लिए भी क्या करना होगा? कोई जगह ढूंढनी होगी जहां पे आप उसको रख सकते हो। द नेक्स्ट टाइम यू नीडेड समथिंग यू वुड हैव टू कैरी द बैग ऑफ व्हीट विद यू अगेन। अगली बार आपको कुछ चाहिए होगा तो आपको अपने साथ में गेहूं की बोरियों को फिर से लेके जाना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो बार्टर सिस्टम में ना सबसे बड़ी जो इशू था वो यही हुआ करता था कि भाई सामान के बदले सामान लेना सुनने में तो बढ़िया लगता है, लेकिन ये एफिशिएंट नहीं है, ये ना एफिशिएंट नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मान लो 4 लोग हैं, ठीक है, अभी वैसे हम लोगों ने ऊपर वाले केस सिनेरियो से समझा है, इसको ना इस एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। मान लो 4 लोग हैं, ए बी सी और डी, ठीक है ना। ए वाले को मिल्क चाहिए, दूध चाहिए, बी वाले को एग चाहिए, अंडा चाहिए, सी वाले को चाहिए घास चाहिए, और डी वाले को वेट चाहिए, गेहूं चाहिए, ठीक है। एक्सचेंज करने के लिए चारों के पास में क्या रख लें? चारों के पास में है राइस, मान लो चारों के पास में राइस है, ठीक है ना, चारों के पास में राइस है। अब देखो सबको अलग अलग चीजें चाहिए और सबके पास में क्या है? राइस है। लेकिन ये बताओ क्या इनमें से किसी को राइस चाहिए? नहीं चाहिए ना। तो इन सबकी ज़रूरतें तो अलग अलग हैं, लेकिन ये एक दूसरे से कोई एक्सचेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनमें से किसी को भी राइस का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो बार्टर सिस्टम में जो प्रॉब्लम थी वो पहली चीज़ तो यही थी कि आपको पहले क्या करना पड़ता था? कोई व्यक्ति ढूंढना पड़ता था जिसको कि उस चीज़ की ज़रूरत हो जो चीज़ आपके पास में है कि नहीं। ये सारी दिक्कतें उठा करती थी, ठीक। और इसके अलावा प्राइस सेट करना भी बड़ा दिक्कत वाला बात था कि भाई यहीं ऊपर ही ले लो कि स्वेटर के लिए कितना गेहूं सही रहेगा, ठीक है, और जूते के लिए कितना गेहूं सही रहेगा, ठीक है ना। तो प्राइस सेट करने में भी दिक्कत हुआ करती थी। तो बार्टर सिस्टम को लेकर कई सारी परेशानियां थी जिनका कि हमें सामना करना पड़ता था। थिंक अबाउट इट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिफिकल्टीज यू एनकाउंटर इन दी अबव सिचुएशन। ऊपर की जो सिचुएशन है उसमें आपको कौन सी अलग अलग प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखो दोस्तों, ऊपर की जो हमारी सिचुएशन है उसमें हमको कई सारी अलग अलग कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। जिसमें कि सबसे पहले तो यही थी कि भाई कैसे कैरी करके लेके जाओगे इतने सारे सामान को, ठीक है, सामान को उसकी जगह तक पहुंचाने के लिए भी दिक्कत होगी, ठीक है। उसके अलावा आपके पास में जो चीज़ है वो दूसरे को चाहिए कि नहीं चाहिए, ये भी दिक्कत वाली बात थी कि भाई मान लो आपके पास जो चीज़ है वो दूसरे को नहीं चाहिए, तब क्या करोगे? तब आपको पहले उस व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसको कि वो चीज़ चाहिए, ठीक है। तो यही सारी दिक्कतें हुआ करती थी। तो इसमें आप ऐसे ले सकते हो, यू माइट फाइंड समवन हु नीड एन ऑक्स। पहले तो आपको ऐसी किसी व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसको कि ऑक्स की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है आपको कई सारी चीज़ों की ज़रूरत हो अलग अलग, लेकिन एक ऑक्स से सारी चीज़ तो मिलने नहीं वाली। तो आपको क्या करना होगा? पहले तो अपने ऑक्स को मल्टीपल चीज़ों से खुद एक्सचेंज करना होगा। जैसे कि ऊपर में था नहीं, व्यक्ति ने अपने ऑक्स को गेहूं से एक्सचेंज करा था, ठीक है, और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करो अलग अलग जगह पे, फिर अलग अलग जगह से सामान लो, बचे हुए गेहूं को घर लाओ, रखो, मतलब बहुत दिक्कत वाली चीज़ है, ठीक है ना। In the farmer story, imagine he finds someone who is willing to trade a pair of new shoes, a sweater, and medicine, all in exchange of his ox। क्या कह रहे हैं कि मान लो ऊपर जो किसान वाली सिचुएशन है उसमें इसको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो कि ऑक्स को एक्सचेंज करने के लिए राजी हो जाता है दवाई, स्वेटर और जूतों के लिए, ठीक है। डू यू थिंक इट वुड बी ईजी टू कम अक्रॉस सच ए सिचुएशन। क्या आपको लगता है ऐसी सिचुएशन मिलना आसान है? तो सीधी सी बात है, आसान नहीं है कि भाई आप अपना कोई सामान लेने निकले और आपके पास में जो सामान है एग्जैक्टली वही सामान किसी और को चाहिए और उसके पास में आपके लिए सारा सामान है। ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है।
Just like the farmer, people who dependent on the barter system would face many problems in making an exchange in everyday lives. क्या कह रहे हैं? किसान की तरीके से लोग जो कि बार्टर सिस्टम में डिपेंडेंट हैं, जो कि बार्टर सिस्टम पर निर्भर करते थे, उनको भी अपने जीवन अपने रोजमर्रा के जीवन में चीज़ों के आदान प्रदान को लेकर कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था. They would have to find someone who wants the exact item that they want to give. पहले तो उनको किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था जिसको कि वही आइटम्स चाहिए जो कि इनके पास देने के लिए हैं, and in return are also able to offer exactly what the other people want. और रिटर्न में यानी कि बदले में वो वही चीज़ें दे जो कि इनको ज़रूरत थी. दिस सिनेरियो इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. ये जो सिनेरियो है ना, इसको हम लोग डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं. ठीक है, मतलब ये है कि दो ऐसी पार्टियां मिल गई, ठीक है, जिनके पास में एग्जैक्ट सिस्टम है, एग्जैक्ट आइटम है जो कि उनको चाहिए. ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. Even if there are two people who want each other's good and are also willing to make an exchange, other issue could arise. क्या कह रहे हैं? यहाँ तक कि अगर मान लो दो ऐसे लोग मिल भी जाते हैं जिनके पास एग्जैक्टली वो चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे को चाहिए, तो इस पर भी कई सारी हमारी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं. जैसे कि इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड द गुड्स बी एक्सचेंज, किस मात्रा में जो सामान है उसका आदान प्रदान किया जाएगा. In such cases, it become difficult to compare the value of one good against other. ऐसे केसेस में एक सामान की वैल्यू को, एक सामान के मूल्य को दूसरे से तोलना काफ़ी कठिन हो जाता है. If one of the people feel that exchange is disadvantageous, they would not बी इंटरेस्टेड इन एक्सचेंज. अगर इनमें से एक भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जो आदान प्रदान है वो डिसएडवांटेजेस है, मतलब उसके लिए फ़ायदे का नहीं है, तो वो फिर इस आदान प्रदान में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रखेगा, मतलब नहीं रहेगा. दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ नो कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोई कॉमन हमारी मूल्य का कोई कह सकते हो कॉमन स्टैंडर्ड तो था नहीं, उसको मापने का कोई कॉमन स्टैंडर्ड था नहीं, तभी ये हमको दिक्कत देखने को मिली. Think about it. What are the instance of double coincidence of want in the above example? ऊपर वाले एग्जाम्पल में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट के क्या इंस्टेंसेस थे? तो दोस्तों देखो, ऊपर के एग्जाम्पल में किसान को क्या चाहिए था? जूता, स्वेटर और मेडिसिन. ठीक है, और उसके पास में ऑक्स था, मतलब उसको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो कि ऑक्स के बदले में उसको क्या दे सके? जूता, मेडिसिन और स्वेटर. ठीक है ना, अगर ऐसा व्यक्ति उसको मिलता तो ये आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का ही एग्जांपल होता. ठीक है, चलो. इवन इफ देयर आर टू पीपल हु वांट्स ईच अदर गुड्स एंड आर ऑल्सो विलिंग टू मेक एन एक्सचेंज, अदर इश्यूज कुड अराइज. क्या कह रहे हैं? यहां तक कि मान लो अगर दो लोग मिल भी जाते हैं जिनको कि एक दूसरे के पास मौजूद चीज़ों की ज़रूरत है या फिर लेने के लिए वो तैयार हैं, तब भी और भी कई सारे मुद्दे उठ सकते हैं. इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड द टू गुड्स बी एक्सचेंज, जैसे कि किस प्रोपोर्शन पर, किस आधार पर, किस मात्रा पे दोनों सामग्रियों का आदान प्रदान होगा. इन सच केस it become difficult to compare the value of one goods against the another. ऐसे केसेस में, ऐसी कंडीशंस में एक चीज़ की वैल्यू, किसी एक चीज़ के मूल्य को दूसरे से उसकी तुलना करना काफ़ी कठिन हो जाता है. If one of the people feel that the exchange is disadvantageous, they would not be interested in exchange. अगर किसी एक भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जो आदान प्रदान हो रहा है वो उसके लिए नुकसानदेह है, तो वो आदान प्रदान में, एक्सचेंज में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाएगा. This is because there is no common standard measure of value. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मूल्य का कोई कॉमन स्टैंडर्ड है नहीं, मूल्य को मापने का कोई कॉमन स्टैंडर्ड तो है ही नहीं. इन द सिचुएशन गिवन, अब ऊपर दी हुई जो सिचुएशन है, व्हाट आर दी केसेस वेयर यू कुड इनकाउंटर द लैक ऑफ कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू. ऊपर जो हमारा केस दिया हुआ है, ऊपर की जो सिचुएशन दे रखी हुई है, बताओ उसमें हमारे क्या केसेस थे जहां पर कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू ना होने की सिचुएशन का आपको सामना करना पड़ सकता है. ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो किसान ने क्या करा है? अपने ऑक्स को उसने किससे? गेहूं से एक्सचेंज करा था. ठीक है, मान लो वो ऑक्स को बदलने के लिए गया. ठीक है, जो इंसान गेहूं से उसको एक्सचेंज कर रहा है और ये जो किसान है, ये दोनों सेम प्राइस पर नहीं आ पा रहे हैं. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो किसान कह रहा है कि मुझे तो चाहिए 50 बोरी
ठीक, जो आदमी है जो कि चेंज कर रहा है वो कह रहा है कि नहीं नहीं हम तो 40 बोरी दे पाएंगे, ठीक है ना। तो एक दिक्कत ये आ सकती है कि भाई वैल्यू एक स्टैंडर्ड नहीं, एक से पहली दिक्कत तो ये आ गई। दूसरी ये है कि जब मान लो एक्सचेंज हो भी गया, वो गेहूं लेके गया है अलग अलग दुकानों पे, जूता लेने मान लो वो गया, ठीक है, सेम दिक्कत वहां पे आ गई। जूते वाला कह रहा है 1 बोरी दो, किसान कह रहा है नहीं हम तो आधी बोरी देंगे, ठीक है ना। इसके अलावा दवाई लेने गया वो, ठीक है, दवाई में भी सेम दिक्कत, दवाई वाला कह रहा है 2 बोरी दो, किसान कह रहा है नहीं हम तो 1 ही बोरी देंगे, ठीक है ना। तो ये सारी ही दिक्कतें क्यों आने वाली हैं, क्योंकि कोई कॉमन स्टैंडर्ड तो है ही नहीं, वैल्यू को, मूल्य को नापने का कोई कॉमन स्टैंडर्ड तो है ही नहीं, तो ये सारी दिक्कतें तभी उठ सकती हैं, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार से यू कैन नॉट एक्सचेंज ओनली अ पार्ट ऑफ द ऑक्स फॉर अ स्वेटर, इसी प्रकार से आप ऑक्स यानी बैल के कुछ हिस्से को स्वेटर के लिए नहीं आदान प्रदान कर सकते, ठीक है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी, ये है समस्या डिविजिबिलिटी की, भाग की, बंटवारे की। टेकिंग द ऑक्स एवरीवेयर इज प्रॉब्लम एंड लेड टू द प्रॉब्लम ऑफ पोर्टेबिलिटी, ऑक्स को हर जगह लेके जाना, बैल को हर जगह लेके जाना भी परेशानी वाला है, इससे पोर्टेबिलिटी की दिक्कत होती है। देखो पोर्टेबिलिटी मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ मतलब कितनी ऐसी कि उसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, ठीक है। मतलब देखो चीज़ें जितनी छोटी होती हैं आप उसको उतनी आसानी से एक से दूसरी जगह ले जा सकते हो, जितनी ज़्यादा बड़ी भारी होती हैं उतनी दिक्कत होती है एक जगह से दूसरी जगह उनको ले जाने में, ठीक, यही पोर्टेबिलिटी होती है। चलो, यू सॉल्व पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बाय एक्सचेंजिंग द ऑक्स फॉर बैग ऑफ व्हीट, क्या कह रहे हैं कि हम परेशानी के कुछ हिस्से को तो हल कर सकते हैं बैल को गेहूं से बदलकर, बट यू कैन नॉट स्टोर द व्हीट फॉर लॉन्ग, लेकिन आप गेहूं को लंबे समय तक नहीं स्टोर करके रख सकते हो। इट वुड रॉट और गेट ईटन बाय रैट्स, सड़ जाएगा या चूहा खा जाएगा। दस अराइज द प्रॉब्लम ऑफ ड्यूरेबिलिटी, इससे ड्यूरेबिलिटी की दिक्कत उठती है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ कितनी ड्यूरेबल है, कितने लंबे समय तक टिक सकती है। थिंक अबाउट इट, what are the different ways in which money would make the above situation easier for farmer, ठीक है, बताइए वो कौन से अलग अलग तरीके हैं जिससे कि जो मनी है यानी कि जो पैसा है वो ऊपर की सिचुएशन किसान के लिए आसान बना देती। तो देखो दोस्तों, अगर उसके पास अगर मनी होता ऊपर वाले केस में तो पहली बात तो उसको ऑक्स को ले जाकर बैल को इधर उधर लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे पैसे उठाता जेब में डालता, आराम से अपने जाके सीधे जिस भी दुकान से उसको स्वेटर, जिस भी दुकान से उसको दवाई और शूज़ लेने थे उनको पैसे देके सामान लेता बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। अब मनी नहीं थे, देखो उसको कितनी दिक्कत हुई, पहले लेके गया बैल, ठीक है, बैल से गेहूं बदला, फिर गेहूं उठा के लेके आया, गेहूं हल्का तो होता नहीं है, उठा के कैसे भी घसीट के लेके आया, दुकानों पे उसको बदला, फिर बचे हुए गेहूं को घर लेके आया, सामान को घर लेके आया, उनको इकट्ठा किया, उनको स्टोर करा, ठीक है। तो बहुत सारी दिक्कत हो रही है, लेकिन वहीं अगर मनी होती तो देखो कितना इजीली सारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डोंट मिस आउट, ऑल्दो मनी हैज रिप्लेस्ड ट्रेडिशनल बार्टर सिस्टम ऑल अराउंड दी वर्ल्ड, देयर आर सम दैट स्टिल एग्जिस्ट टुडे। क्या कह रहे हैं कि भाई वैसे तो जो मनी है यानी कि जो ये मुद्रा है, इसने जो ये पारंपरिक बार्टर सिस्टम है इसको दुनिया भर से रिप्लेस कर दिया है, इसकी जगह ले ली है, लेकिन अब भी कई जगहों पर ये बार्टर सिस्टम हमको देखने को मिलता है। वन ऑफ दैम इज द जुनबेल मेला, उनमें से एक है ये जुनबेल मेला। जुन मीन्स मून इन आसामी एंड बेल मीन्स वेटलैंड। आसामी में जुन का मतलब होता है मून और बेल का मतलब होता है वेटलैंड। अ 3-day एनुअल सोशो कल्चर फेयर एट जुनबेल इन मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट आसाम, आसाम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में ये हर साल 3 दिन तक चलने वाला, मतलब हर साल होने वाला 3 दिन तक चलने वाला ये हमारा जो मेला है वो यहाँ पर होता है। इंटरेस्टिंगली द मेला बिगेन विद अग्नि पूजा और वर्शिप ऑफ फायर, जो मेले की शुरुआत है वो अग्नि पूजा के साथ में की जाती है। अ प्रेयर फॉर यूनिवर्सल वेलबींग, जो कि यूनिवर्सल वेलबींग यानी संसार की भलाई के लिए एक तरीके से कराई जाती है। बिगिनिंग इन द 15th सेंचुरी, इसकी शुरुआत 15वीं सदी में हुई थी। The chief of the Tiwa, Karbi, Khasi and Jaintia tribal communities of Assam and Meghalaya would gather every year to discuss political issues and to maintain friendly relationship. असम और मेघालय के जो तीवा, खारबी, खासी और जैंतिया समुदायों के जो मुखिया हैं वो हर साल
इकट्ठा होते हैं, यहाँ पे साथ में आते हैं और यहाँ पे जो राजनीतिक मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाती है। इसके अलावा जो दोस्ताना संबंध है उसको बरकरार रखा जाता है। Members of these communities began to gather around this event and soon it turned into a fair। अलग अलग कम्युनिटीज़, मतलब ये जो हमारे जो कम्युनिटीज़ यानी जो समुदाय इसमें भाग ले रहे हैं, उन समुदायों के जो सदस्य हैं वो इस इवेंट के आसपास इकट्ठा होने लग गए और धीरे धीरे ये पूरा एक मेला बन गया। वेयर पीपल वुड ब्रिंग देयर प्रोड्यूस एंड बिगेन एक्सचेंजिंग दैम अमंग ईच अदर। यहाँ पे लोग जो हैं अपनी उपज को लेकर आते और आपस में उनका आदान प्रदान होता। दिस कंटिन्यू टू बी अ इम्पॉर्टेंट सोशियो कल्चर इवेंट इवन टुडे। आज भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक घटना है। Bartering began early in the morning with the trade of local products such as root, vegetable, fruit, herbs and spices। जो बार्टरिंग है यानी कि सामानों का जो आदान प्रदान है वो सवेरे सवेरे जल्दी शुरू हो जाता है। जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि जड़ें हो गई, सब्जी हो गई, फल, जड़ी बूटियाँ, इन सब का आदान प्रदान शुरू होता है। ऑल्सो सीन एट द फेयर आर हैंडमेड गुड्स एंड आर्टिफैक्ट्स मेड फ्रॉम नेचुरल मटीरियल सोर्स फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ हिली रीजन। क्या कह रहे हैं, इस मेले में इसके अलावा जो हैंडमेड गुड्स हैं, जो हाथ से बनाए हुए जो गुड्स हैं, इसके अलावा जो औजार हैं जो कि प्राकृतिक मटेरियल से, प्राकृतिक सामग्रियों से बनाए जाते हैं, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों के जंगलों से मिलते हैं, उनका भी आदान प्रदान होता है। दीज आर ऑफन एक्सचेंज विद पीपल फ्रॉम द plains for rice cakes and other type of food that cannot be grown in hills। क्या कह रहा है कि इनका अक्सर आदान प्रदान लोगों के साथ में होता है जो कि मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, और वो राइस केक या बाकी चीज़ें लेकर आते हैं जो कि पहाड़ों में नहीं उगाई जाती, मतलब पहाड़ों में नहीं हो सकती। बुक एक्सचेंज, थिंक ऑफ अ फन क्लब वेयर यू कैन ट्रेड योर ओल्ड बुक्स विथ फ्रेंड। क्या कह रहे हैं कि भाई एक फ़न क्लब के बारे में, मज़ेदार क्लब के बारे में सोचो जहाँ पे आप अपनी पुरानी किताबों को अपने दोस्तों से बदल सकते हो। इट्स लाइक अ ट्रेजर हंट फॉर स्टोरीज। कहानियों के लिए मानो ये ट्रेजर हंट जैसा हो। यू ब्रिंग बुक्स यू हैव रेड एंड पिक न्यू वन फ्रॉम अ बिग कलेक्शन। आप उस किताब को लेकर आओगे, उन किताबों को लेकर आओगे जो कि आपने पहले से ही पढ़ी हुई हैं, और अब नए कलेक्शन में से बड़े से जो कलेक्शन दे रखा है उसमें से कोई नई बुक को उठाओगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यू माइट स्वैप योर एक्साइटिंग जंगल एडवेंचर बुक फॉर आ फ्रेंड्स मिस्ट्री बुक। उदाहरण के लिए आप अपने जंगल एडवेंचर बुक को दोस्त की मिस्ट्री बुक से एक्सचेंज कर सकते हो। इट्स अ कूल वे टू डिस्कवर न्यू एडवेंचर्स विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। ये एक बहुत ही कूल, बहुत ही कमाल का तरीका है नए नए एडवेंचर्स को खोजने का बिना पैसा खर्च किए हुए। वन कॉमन एग्जाम्पल इज द एक्सचेंज ऑफ ओल्ड क्लोथ्स फॉर न्यू यूटेंसिल्स, a practice that has persisted over the years। क्या कह रहे हैं कि एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है पुराने कपड़ों का आदान प्रदान नए बर्तनों के लिए। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि कई वर्षों से होती आई है। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में अ वेंडर विजिट्स होम, जो वेंडर होता है वो होम्स यानी कि घरों में जाता है, offering household new utensils or other household items in return for their used cloth or fabric। इसमें जो वेंडर होता है, दुकानदार होता है, वो अलग अलग घरों में जाता है और उनको पुराने कपड़ों के बदले बर्तन देता है, नए नए घर के नए नए बर्तन देता है। दिस एक्सचेंज बेनिफिट बोथ पार्टी। हाउसहोल्ड गेट्स rid of item they no longer need while vendor collect material that can be resold, repurposed और recycled। इस एक्सचेंज में दोनों का फ़ायदा होता है। जो हाउस होल्ड्स होते हैं यानी कि जो घर वाले होते हैं, उनको जो पुराने कपड़े होते हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है और इसके बदले नया सामान मिल जाता है, जबकि वेंडर्स अपना सामान भी उनको बेच देते हैं और उनको पुराने कपड़े मिल जाते हैं जिसको कि वो बाद में उसका रिसाइकल कर सकते हैं, रिपर्पस, मतलब उसको फिर से वो बढ़िया से तैयार करके फिर से चाहे तो बेच सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, ऐसा एक सिस्टम ना हमारे यहाँ भी होता है। बाहर बाइक पे अक्सर आता है, वो पुराने जो फ़ोन्स होते हैं ना उनके बदले बर्तन बेचता है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग की तरफ भी होता है। लेट्स एक्सप्लोर
द illustration above show you some of the ways in which people practice barter today। क्या कह रहे हैं कि ऊपर की जो illustration है यानी ऊपर की जो तस्वीर है ये हमको कुछ तरीकों को दिखा रही है जिससे कि लोग आज भी बार्टर जो ये सिस्टम है इसका यूज़ करते हैं। हैव यू ऑब्जर्व सिमिलर प्रैक्टिस इन योर लोकेलिटी? क्या आपने अपने लोकेलिटी में ऐसी ही प्रैक्टिसेस को देखा है? What are the types of experience people have in this process? इस प्रोसेस में लोगों के क्या अनुभव रहते हैं, मतलब किस किस प्रकार के अनुभव रहते हैं। ठीक है, तो देखो मैं ना एक आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास ना कोई व्हीकल या साइकिल वाइकल नहीं है। ठीक है, तो जब भी मुझे सिलेंडर लेना होता है तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो पड़ोसी है ठीक है उसको अपने साथ लेके जाता हूँ। ठीक, और इसके बदले में उसको मैं पैसे नहीं देता हूँ बल्कि उसकी गाड़ी में फ्यूल भरवा देता हूँ। ठीक है, और फ्यूल जो है जनरली जितना लगना है सिलेंडर को लाने ले जाने में उससे ज़्यादा का ही भरवाता हूँ मैं। ठीक है, तो इससे सिलेंडर जो है मेरा गैस सिलेंडर वो घर आ जाता है और दूसरा उसकी गाड़ी में अच्छा खासा फ्यूल हो जाता है। ठीक है, इससे हम दोनों की ज़रूरतें क्या होती हैं, पूरी हो जाती हैं। ठीक, और इसमें मैं उसको डायरेक्ट पैसा भी नहीं दे रहा हूँ, तो एक तरीके से बार्टर सिस्टम ही हुआ। ठीक है, चलो बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी। मनी यानी कि मुद्रा के बेसिक क्या काम होते हैं इनको हम लोग इसमें देखेंगे। इट इज सेड दैट नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। एज द टाइप एंड नंबर ऑफ थिंग्स दैट वर बीइंग एक्सचेंज ग्रू and the distance across which barter was beginning to take place began longer, it becomes clear that there was a need for a different system। क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे चीज़ों की संख्या, चीज़ों के प्रकार बढ़ते गए, जो भी आदान प्रदान हो रही चीज़ें हैं उनकी संख्या, उनके प्रकार बढ़ते गए, इसके अलावा व्यापार की जो दूरी है वो भी बढ़ती गई, तो ये चीज़ तो प्रत्यक्ष हो गया था कि अब एक दूसरे सिस्टम की ज़रूरत है। A common medium of exchange would make trade easier and so money come into existence। क्या कह रहे हैं कि एक सामान्य माध्यम, आदान प्रदान के सामान्य माध्यम से व्यापार और आसान हो जाता, तो इसीलिए जो मुद्रा है, जो धन है, जो पैसा है वो हमारा अस्तित्व में आया। As more and more people began to use it for transactions, buying and selling goods and services, it became the accepted method of payment। जैसे ज़्यादा लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू करा भुगतान के लिए, खरीदने बेचने के लिए, सामान सेवाओं को खरीदने बेचने के लिए इसका इस्तेमाल करना शुरू करा, तो ये एक एक्सेप्टेड मेथड बन गया। एज वी सॉ इन फार्मर स्टोरी अबव, जैसा कि हमने किसान की कहानी में ऊपर देखा, ही कुड नॉट स्टोर द व्हीट फॉर लॉन्ग एज इट वुड रॉट और गेट ईटन बाय रैट। लंबे समय तक ये गेहूं को इकट्ठा नहीं करके रख सकता क्योंकि वो सड़ सकता है और हो सकता है उसको चूहे खा जाएं। इफ द फार्मर यूजेस मनी इंस्टेड ऑफ व्हीट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ही कैन कीप द मनी फॉर लॉन्गर टाइम्स एंड यूज इट फॉर मेकिंग परचेसेस लेटर। क्या कह रहे हैं कि भाई ऊपर वाली कहानी में अगर फार्मर जो है, किसान जो है, वो पैसे का इस्तेमाल करता गेहूं की जगह पर आदान प्रदान के माध्यम के रूप में, तो वो पैसे को लंबे समय तक रख सकता है और बाद में किसी और परचेज के लिए भी वो पैसे का इस्तेमाल कर सकता है। सो मनी एक्ट एज स्टोर ऑफ वैल्यू दैट कैन बी यूज लेटर, इजंट इट फैसिनेटिंग। तो जो मुद्रा है, जो पैसा है, वो हमारी स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में काम करता है। ठीक है ना, स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब जो पैसा है उसकी जो वैल्यू है वो वैसी की वैसी रहेगी, वो इकट्ठा रहेगी, वो घटने बढ़ने वाली नहीं है। मतलब 4 रुपए 4 ही रुपए रहेगा। ठीक है, देखो गेहूं वाले केस में क्या था कि गेहूं मान लो चूहा खा गया या फिर सड़ गया, तो जो गेहूं पहले 10 रुपए का था वो सड़ने के बाद में, चूहा खाने के बाद में क्या 10 का रहेगा? नहीं रहेगा ना। लेकिन पैसे में ये दिक्कत नहीं है, पैसा सड़ने वाला नहीं है, लंबे समय तक व्यक्ति उसको स्टोर करके रख सकता है। मतलब उसका जो पैसा है, उसकी जो वैल्यू है वो उसके पास में वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है ना। मनी ऑल्सो सर्व as common denomination that measures the value of goods and services and enable the comparison of goods and services in term of their prices। मनी जो है, पैसा जो है, ये कॉमन डिनोमिनेशन के रूप में भी काम करता है, जो कि गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को क्या करता है, मापता है, मेजर करता है। ठीक है ना। देखो मनी जो है, पैसा जो है, इससे कंपैरिजन बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है।
ठीक है, किसी भी गुड और सर्विस का जो कंपैरिजन में तुलना है बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो दो स्टोर है, स्टोर ए स्टोर बी, ठीक है, ये भी पेंसिल बेच रहा है, ये पेन बेच रहा है, ये दोनों ही पेन बेच रहे हैं, ठीक है। स्टोर ए में पेन जो है वो 3 रुपए का है, स्टोर बी में पेन जो है वो 5 रुपए का है। अब ये जो रुपए हैं, ये जो पैसे हैं, क्या इनकी सहायता से आप पेन के मूल्य को आराम से कंपेयर कर पाए कि नहीं कर पाए? पता चल गया यहाँ महंगा यहाँ सस्ता है, ठीक है। अब अगर मनी नहीं होता, पैसा नहीं होता, मुद्रा नहीं होती, तो क्या आप ये कंपैरिजन कर पाते? नहीं कर पाते, है कि नहीं? नहीं कर पाते, या करने में आपको दिक्कत होती, ठीक है। तो जो मनी होती है यानी कि जो पैसा होता है, ये हमारे कॉमन डिनोमिनेशन के रूप में भी काम करता है, जिसकी सहायता से आप गुड्स और सर्विसेज के जो प्राइस हैं, पैसे हैं, उनका आप क्या कर सकते हो? कंपैरिजन कर सकते हो, यानी उनकी आप तुलना कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, योर पेरेंट्स पे मनी टू द शॉपकीपर इन एक्सचेंज फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स। उदाहरण के लिए आपके माता पिता दुकानदार को पैसे देते हैं कई सारे प्रोडक्ट्स, कई सारे सामानों के बदले। दिस मनी इज यूज्ड बाय द शॉपकीपर टू पे सैलरीज टू देयर वर्कर। इस पैसे का इस्तेमाल करके जो दुकानदार हैं वो अपने कारीगरों की तनख्वाह देते हैं। द वर्कर्स यूज द सेम मीडियम टू बाय एवरीडे एसेंशियल्स। जो वर्कर है, जो कारीगर हैं, वो रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों को उन्हीं पैसों से खरीदता है। एंड अदर गुड्स, और जो बाकी सामान है उन्हीं पैसों से वो उसका भी भुगतान करता है। बच्चों के स्कूल फीस इत्यादि इन सब का खर्चा वो किससे कर रहा है? उसी पैसे से कर रहा है। थिंक अबाउट इट। सपोज यू नीड टू बाय अ बुक। मान लो आपको बुक, किताब खरीदनी है। यू हैव 50 रुपीज इन योर पॉकेट। आपके जेब में 50 रुपए हैं। यू विजिट द बुक शॉप इन योर नेबरहुड वेयर द शॉपकीपर टेल यू दैट द बुक इज वर्थ 100 रुपीज। आप अपने पड़ोस में जाते हो किताब की दुकान पर, जहां पे दुकानदार कहता है कि भाई किताब की कीमत है 100 रुपया। वॉट ऑप्शन डू यू हैव टू बाय द बुक टूडे? आपके पास में आज बुक खरीदने के क्या ऑप्शंस हैं? विल यू रिक्वेस्ट द शॉपकीपर टू अलाउ यू टू मेक द रेस्ट ऑफ द पेमेंट लेटर? क्या आप दुकानदार से ये रिक्वेस्ट करोगे कि वो आपको बाकी की पेमेंट बाद में करने दे? तो देखो दोस्तों, अगर आपके पास में 50 रुपए हैं और 100 रुपए की बुक है, तो इसमें आप दो चीज़ें कर सकते हो। या फिर तो आप जो है किसी दूसरे शॉप पे जाके ट्राई कर सकते हो सकता है वहाँ सस्ती मिल जाए। या फिर तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो इसी का, उधारी का, कि भाई अभी 50 ले लो, बाकी बाद में 50 ले लेना, ठीक है। तो इसके लिए शॉपकीपर हाँ भी कर सकता है, ना भी कर सकता है, वो शॉपकीपर की मर्जी है, ठीक है। द फैक्ट दैट मनी इज एक्सेप्टेड एज अ वे ऑफ मेकिंग डिफर्ड पेमेंट मेक मनी अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो तथ्य है कि मनी को हम लोग डिफर्ड पेमेंट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल। अच्छा, डिफर्ड पेमेंट क्या होता है पहले तो ये समझ लो। डिफर्ड पेमेंट्स का मतलब ये है कि आपने सामान ले लिया और पैसा आप बाद में दोगे, एक तरीके से जो उधार होता है ना, वही कह रहे हैं कि मनी का इस्तेमाल यानी पैसे की सहायता से अब हम लोग डिफर्ड पेमेंट्स कर सकते हैं, यानी कि उधार का पैसा कर सकते हैं। मतलब कि पहले सामान ले लिया और बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं? पैसा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से? ये सब मनी की वजह से ही संभव हो पाया है। द जर्नी ऑफ मनी, पैसे का सफर। लेट्स एक्सप्लोर। लुक एट द टाइमलाइन गिवन बिलो। नीचे दिया हुआ जो टाइमलाइन है उसको देखो। व्हाट आर द चेंजेस इन मनी दैट यू ऑब्जर्व? मनी में आपको, मुद्रा में आपको क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं? तो देखो 6000 BCE के दौरान क्या हो रहा है? बार्टर सिस्टम चल रहा है हमारा, ठीक है ना। अब 1000 BCE के आसपास कोरिया, इनका एक्सचेंज होना शुरू हो गया है। 600 BCE के आसपास अब जो सिक्के हैं हमारे, धातु के सिक्के, सोना चांदी वाले सिक्के हैं, उनका यूज हो रहा है, ठीक है। 1961 यहाँ पर ऑफिशियल जो पेपर मनी है यानी कि नोट वोट है, ये हमारे यूज में आए हैं, ठीक है, ये हमारे सर्कुलेशन में आए हैं। 1980 में कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनसे आप पेमेंट कर सकते हो। और अब 2016 में हमारा यूपी आया है, जिसमें आप लोग अब ऑनलाइन फोन के द्वारा पेमेंट कर सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, कॉइनेज। As you can see from the timeline, coins were among the earliest form of money. जैसा कि आप टाइमलाइन से नीचे देख सकते हो, जो सिक्के हैं हमारे वो मनी यानी मुद्रा के क्या है? शुरुआती रूप हैं, ठीक है। ड्यूरिंग दोज टाइम्स, उन समय के दौरान, रूलर्स वुड इशू कॉइन्स दैट वर यूज्ड बाय द सिटीजन्स फॉर देयर रिस्पेक्टिव किंगडम्स फॉर ट्रांजेक्शंस। उस
समय के दौरान जो शासक हैं वो कॉइन्स को इशू करा करते थे, यानी वो सिक्कों को चलवाया करते थे नागरिकों के लिए, वो उस राज्य में, ताकि वो उस राज्य में क्या कर सके, भुगतान कर सके। सो डिफरेंट किंगडम्स वुड हैव देयर ओन कॉइनेज, तो इसकी वजह से अलग अलग किंगडम्स यानी अलग अलग राज्यों का उनके खुद का कॉइन सिस्टम हुआ करता था। द मिंटिंग एंड इशू ऑफ कॉइन्स वर कंट्रोल्ड इंटायरली बाय द रूलर, सिक्कों को बनाना और सिक्कों को इशू करना यानी कि लागू करना, ये पूरा जो शासक होते थे उनके काबू में होता था। ओवर टाइम, समय के साथ साथ, द कॉइन्स ऑफ पावरफुल रूलर वर एक्सेप्टेड अक्रॉस वेरियस किंगडम्स एंड नॉट जस्ट देयर ओन, जो शक्तिशाली शासक थे उनके द्वारा इशू करे हुए, लागू करे हुए जो सिक्के थे वो बाकी राज्यों में भी चलने लग गए। शक्तिशाली शासकों द्वारा चलाए गए जो सिक्के हैं वो बाकी राज्यों में भी चलने लग गए, एक्सेप्ट होने लग गए। दिस फैसिलिटेट ट्रेड अक्रॉस ज्योग्राफीज, इसकी वजह से दूर दराज के क्षेत्रों में, दूर दराज के भूगोल में व्यापार होने लगा। द कॉइन्स वर मेड फ्रॉम प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर और देयर अलॉयज, जो कॉइन्स हैं, जो सिक्के हैं, वो कीमती धातु जैसे सोना, चांदी, कॉपर, इन सब से बना करता था। दे वर कॉल्ड करशा पनाह और पनाह, इनको करशा पनाह या फिर पनाह बोला जाता था, पाना बोला जाता था। दे हैड सिंबल पंच्ड ऑन देम कॉल्ड रूपा, उनमें सिंबल जो निशान होता था ना उसको पंच करा जाता था, ठीक है ना, उसमें जो सिक्कों में जो सिंबल्स होते थे वो एक तरीके से छापे जाते थे, ठीक है, उनको रूपा बोलते थे उन सिंबल्स को। Does this word sound familiar to the word we use for money today in India? ये जो शब्द है रूपा, क्या ये आज जो हम लोग रुपया शब्द इस्तेमाल करते हैं इससे कुछ फेमिलियर, मिलता जुलता नहीं लग रहा है? बिल्कुल मिलता जुलता लग रहा है, ठीक है ना। जो रुपया शब्द है ना वो रूपा से ही आया है, ठीक है। डोंट मिस आउट, इट इज नॉट इंटरेस्टिंग दैट इज इट नॉट इंटरेस्टिंग दैट वेरिएशन ऑफ वर्ड Pana continue to be used in Tamil, Telugu and Malayalam as Panam and in Kannada as Hana for money। क्या कह रहे हैं कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि पाना जो शब्द है वो आज भी तमिल, तेलुगु और मलयालम में इसका इस्तेमाल करा जाता है, पानम में, ठीक है। पाना जो वर्ड है ना ये पानम में विकसित हो गया है, और पानम का मतलब तमिल, तेलुगु, मलयालम में होता है मनी, पैसा, और कन्नड़ा में हाना जो वर्ड है इसका मतलब होता है पैसा। अलॉयज और सिल्वर एंड कॉपर वर यूज टू मिंट कॉइन्स, जो अलॉयज हैं सिल्वर और कॉपर के, इनका इस्तेमाल किया जाता था कॉइन्स को बनाने के लिए। अच्छा, अलॉयज क्या होते हैं पता है? अलॉयज में बेसिकली क्या होता है कि एक से ज़्यादा मेटल्स को मिला के इनको बनाया जाता है, ठीक है, इन्हीं को अलॉय बोलते हैं। द कॉइन वी यूज टूडे आर ऑल्सो अलॉयड कंसिस्टिंग लार्जली ऑफ आयरन। क्या कह रहे हैं कि जिन सिक्कों का आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये भी अलॉयज ही होते हैं और ज़्यादा इनमें आयरन यानी कि लोहा मौजूद होता है। दे कंटेन अदर मटेरियल लाइक क्रोमियम, सिलिकॉन एंड कार्बन इन प्रिसाइज प्रोपोर्शन। क्या कह रहे हैं कि इनमें बाकी मटेरियल जैसे कि क्रोमियम, सिलिकॉन और कार्बन भी होता है प्रिसाइज प्रोपोर्शन में, यानी कि एकदम सटीक मात्रा में सारी चीज़ें होती हैं। हर सिक्के की अगर आप जांच करोगे ना तो हर सिक्के में आपको बराबर मात्रा में क्रोमियम, सिलिकॉन, कार्बन ये देखने को मिलेगा। यू विल लर्न मोर अबाउट अलॉयज इन योर साइंस क्लास, आप लोग अलॉयज के बारे में और अपने साइंस क्लास में सीखोगे। इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में, द टू साइड्स ऑफ कॉइन, द हेड obverse and the tail reverse had different kinds of symbols and motifs engraved on them। क्या कह रहे कि भाई प्राचीन समय में जो सिक्कों के दोनों पहलू हुआ करते थे, आगे वाला पीछे वाला, इसको हम लोग हेड और टेल्स भी कहते हैं। हिंदी में आप लोग शायद इसको सनपुत बोलते हो या हो सकता है कुछ और बोलते हो। इसमें अलग अलग सिंबल्स, अलग अलग चित्र इसमें जो थे वो बना करते थे, मतलब बने होते थे। दीज इंक्लूड नेचर motifs like animal, trees and hills and those of king or queen and deities। जो तस्वीरें सिक्कों पर होती थी वो जानवरों की, पेड़ पौधे, पहाड़ इनकी हो सकती थी, राजा रानी इनकी खुद की हुआ करती थी, या फिर देवी देवताओं की तस्वीर उस पर बनती थी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द कॉइन ऑफ द चालुक्य हैड द वराह इमेज। जो चालुक्य वंश के जो सिक्के थे उसमें वराह जो विष्णु जी के अवतार हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, ये उसकी इमेज होती थी एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या है, 3 tiered पैरासोल ऑन अदर साइड, दूसरी तरफ
3 टियर, मतलब एक के ऊपर एक 3 पैरासॉल्स थे, देख सकते हो, एक ये, दो ये, तीसरा ये, ठीक है। लेट्स एक्सप्लोर द कॉइन शोन इन फिगर 11.12 वर फाउंडेड ड्यूरिंग एक्सकवेशन इन पुडुकोट्टाई इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में पुडुकोट्टाई में खुदाई के दौरान जो फिगर 11.12 में सिक्के दे रखे हुए हैं ये हमको मिले हैं, ठीक है। इन सिक्कों की बात हो रही है, ठीक। Their heads embossed are those of रोमन किंग, जो आपको सर नजर आ रहे हैं इन सिक्कों पर वो रोमन राजाओं के हैं। What conclusion can we draw from such a finding? ऐसे फाइंडिंग से हम क्या कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो दोस्तों जो ये करेंसी दी हुई है हमारे 11.12 में ये रोमन एम्पायर की है। इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे भारत और रोमन्स के बीच में व्यापार हो रहा था, ठीक है। इसके अलावा सिक्कों का यहाँ पे मिलने का मतलब ये भी है कि इंडिया में रोमन करेंसीज को एक्सेप्ट किया जाता था, यानी कि जो रोमन करेंसी है वो भारत के दक्षिणी हिस्सों में चला करती होगी, ठीक है। व्यापार के रूप में इसका इस्तेमाल हुआ होता उस टाइम पर होगा। यूज ऑफ कॉइनेज हेल्प बूस्ट इंडियाज मैरीटाइम ट्रेड विद दी वर्ल्ड। सिक्कों के इस्तेमाल से भारत का जो मैरीटाइम ट्रेड है, मैरीटाइम ट्रेड मतलब समंदर से होने वाला व्यापार, ठीक है, समंदर पानी से होने वाला व्यापार। तो ये समंदर से होने वाला जो व्यापार है ये सिक्कों के इस्तेमाल से क्या हुआ है, काफ़ी बूस्ट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, दे वर फाउंड इन पार्ट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। केरला और तमिलनाडु के हिस्सों में हमें ये मिलते हैं। दिस थ्रोज लाइट ऑन द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ सदर्न इंडिया विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये चीज़ दक्षिण भारत की दुनिया भर से जो व्यापारिक गतिविधि है उस पर रोशनी डालता है। बेस्ड ऑन दिस फाइंडिंग, इस खोज के आधार पर स्कॉलर्स कंक्लूड दैट द ट्रेड वाज इन फेवर ऑफ इंडिया। जो स्कॉलर्स हैं यानी कि जो विद्वान हैं इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो ये व्यापार था ये भारत के फेवर में हुआ करता था। डोंट मिस आउट, 1 आना वॉज इक्वल टू 1/16 ऑफ आ रुपी। क्या कह रहे हैं कि एक आना जो है वो 1 रुपये का 1/16 हिस्सा होता है, ठीक है। मतलब अगर आप 1 रुपया लेते हो उसके 16 बराबर हिस्से करते हो तो उन 16 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा जो है वो आपके एक आने के बराबर होगा। इन 1947 में 1 आना कुड बाय अ डजन ऑफ बनानास। एक आना से आप 1 दर्जन यानी कि 12 केले खरीद सकते थे। सोचिए 1947 में आप 1 आना से, जो कि 1 रुपए का भी 16वां हिस्सा है, उससे 12 केले खरीद सकते हो। लेकिन अगर आज आप वही केलों को लेने जाओगे तो आपको ये 50 रुपए से कम में नहीं मिलेंगे। तो सोचिए कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अलग अलग टाइम के अलग अलग सिक्कों की इमेज दी हुई है। 1942 में ये 1/2 आना मतलब आधा आना है। 1/4 यानी कि 1/4 हो गया ये आपका 1 आना है 1943 का। और ये 1945 का आपका 1 पैसे का सिक्का है, ठीक है। पहले ऐसे चला करता था, बीच में ऐसे छेद होता था। टुडे वी सी कॉइन ऑफ डिफरेंट साइजेस। आज हमको अलग अलग साइज के सिक्के देखने को मिलते हैं। शोन बिलो, जो कि नीचे दिखाए गए हैं। कहाँ पे दिखाए गए हैं? अच्छा, ये वाले, ठीक है। आज हमको ये अलग अलग साइजेस के सिक्के देखने को मिलते हैं, ठीक है। फॉर वेरियस डिनोमिनेशन बोथ विद बोथ इंग्लिश एंड हिंदी यूज्ड ऑन ईच कॉइन। अलग अलग डिनोमिनेशन में हमको ये सिक्के देखने को मिलते हैं और हर कॉइन पे इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा होता है। स्पेशल कॉइन्स आर ऑल्सो मिंटेड टू मार्क इम्पॉर्टेंट इवेंट फॉर द नेशन। देश के कोई इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं तो उनको उनके लिए भी खास प्रकार के सिक्के चलाए जाते हैं, ठीक है ना। उनको कमोमोरेट करने के लिए भी खास प्रकार के सिक्के बनाए जाते हैं। डोंट मिस आउट, द रुपीज साइन वॉज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2010। क्या कह रहे हैं कि जो रुपयों का ये वाला साइन है, ऐसे आर बना के इसको काटने वाला, ये जो साइन है ये भारत सरकार द्वारा 2010 में लिया गया था। इट वॉज डिजाइन बाय उदय कुमार फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे मुंबई। इसको डिज़ाइन किया गया था उदय कुमार द्वारा, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई से थे। द सिंबल इज अ मिक्स ऑफ द देवनागरी रा एंड द रोमन आर with 2 parallel
horizontal strips running at the top representing the national flag and also the equal to sign। क्या कह रहा है कि ये जो हमारा सिंबल है ये कैसे बना हुआ है, इस सिंबल के अंदर देवनागरी का जो रा है, मतलब हिंदी हमारी जो लिपि है रा, इसका यूज है। ठीक है, साथ ही में जो रोमन आर है इसका यूज है, और दो पैरेलल लाइन इसके ना ऊपर यहाँ से दो पैरेलल लाइंस होती हैं जो कि हमारे फ्लैग को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, ये जो है हमारे नेशनल फ्लैग को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक, और साथ में इक्वल के निशान यानी बराबर के निशान को भी रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हो इसमें ये निशान बना भी हुआ है। ठीक है, चलिए लेट्स एक्सप्लोर। ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट ईच। 5-5 बच्चों के ग्रुप में खुद को ऑर्गेनाइज करो। टेक अप a group project to collect old coin from family members, neighbors, shopkeepers and so on। क्या कह रहे हैं कि आपको ग्रुप प्रोजेक्ट के तौर पर अपने परिवार के सदस्यों से, अपने पड़ोसियों से और दुकानदारों से पुराने सिक्कों को इकट्ठा करना होगा। डॉक्यूमेंट दियर वेरियस फीचर्स। इनके जो अलग अलग फीचर्स है, अलग अलग गुण हैं, उनको डॉक्यूमेंट करो। जैसे कि व्हाट आर दे मेड ऑफ, किसके ये बने हुए हैं। What is the year inscribed on the coin, सिक्कों पर कौन सा साल पड़ा हुआ है। What do you observe about the obverse and reverse side of the coin, सिक्कों के आगे और पीछे दोनों साइड के बारे में आपने क्या ऑब्जर्व करा। What can you guess from your observation, आप अपने ऑब्जर्वेशन से क्या गैस कर पाए। How would you know if your guesses are true, और आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जो गैस हैं वो सही हैं या फिर नहीं। ठीक है ना दोस्तों, तो देखो सबसे पहले तो आपको उनके फीचर्स में लिखना है कि वो किसके बने हुए हैं। तो देखो पहले के जो हमारे कॉइन्स थे वो ज़्यादातर आपको कॉपर, निकल या अलग अलग अलॉयस इनके बने मिलेंगे। ठीक है, ईयर ऑफ मिंटिंग सिक्कों पर देख लेना लिखी होगी। ठीक, इसके अलावा आगे पीछे आपको क्या दिखेगा, आगे पीछे आपको नेशनल सिंबल, कोई एनिमल, अशोक पिलर, ये सब बना होगा। इसके अलावा डिनोमिनेशन लिखा होगा। ठीक है ना, और उनका साइज और शेप क्या है ये भी डिफरेंट होने वाला है कि नहीं। साइज और शेप डिफरेंट होने वाला है। इसके अलावा आप क्या गैस कर सकते हो उसको देखकर, तो उसको देख के आप कई सारे गैसेस कर सकते हो कि उस टाइम पर जो इन्फ्लेशन है वो कितना रहा होगा, मतलब महंगाई कितनी रही होगी, वैल्यू सिक्के की कितनी क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना, और ये चेक करने के लिए कि आपका गैस सही है या नहीं, इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलो। While the barter system used non-metallic money as discussed above, coinage that is metallic money gave way to other form of money। क्या कह रहे हैं कि भाई बार्टर सिस्टम में नॉन मेटालिक मनी का यूज होता था। सीधे भाई बार्टर सिस्टम में तो सामान का यूज होता था ना, जबकि जो कॉइन सिस्टम है, मतलब सिक्कों का सिस्टम है, उसमें मेटालिक यानी धातु के बने मनी का यूज होता था। ठीक है, लेकिन इसी से यानी कि धातु की ही जो मुद्रा है उससे हमारी एक अलग प्रकार की मुद्रा निकल के आई है, और वो है पेपर मनी यानी कि कागज की करेंसी, कागज की मुद्रा। लेट्स एक्सप्लोर। व्हाट डू यू थिंक हैपन एज कॉइन बिगन टू बी यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ एक्सचेंज, वेदर टू बाय वेजिटेबल और टू बाय सम लैंड, व्हाट प्रॉब्लम कुड हैव कम अप। देखो क्या कह रहे हैं कि भाई क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा जब सिक्कों का इस्तेमाल हर प्रकार के एक्सचेंज में होने लग गया, सब्जी से लेकर जमीन खरीदने तक, क्या परेशानी इस समय पे सामने आने लग गई होगी। देखो दोस्तों, पहली चीज़ तो ये है कि कॉइन्स का इस्तेमाल जब हर चीज़ में होने लग गया, सब्जी से लेकर ज़मीन तक सब खरीदने में होने लग गया, तो पहली जो सबसे बड़ी दिक्कत आई थी वो है कॉइन्स की शॉर्टेज। ठीक है ना, अब भाई कॉइन्स, सीधी सी बात है, इतना ज़्यादा एक्सचेंज में अगर कॉइन्स का यूज़ हो रहा है तो हमें भारी मात्रा में कॉइन सिक्के भी तो चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे, चाहिए होंगे। तो पहली जो एक कह सकते हो इसमें काफ़ी बड़ी समस्या थी वो थी आपकी कॉइन्स यानी कि रुपयों की शॉर्टेज। दूसरी चीज़ ये है कि आप कोई छोटी चीज़ ले रहे हो तो उसके लिए चलो कॉइन समझ में आते हैं, लेकिन कोई बड़ी चीज़ ले रहे हो, एग्जाम्पल के लिए आप लैंड ले रहे हो, ज़मीन ले रहे हो, ठीक है, तो उसमें तो बहुत सारे कॉइन्स चाहिए होंगे ना भाई, ज़मीन की कीमत ज़्यादा होती है तो उसमें कॉइन्स भी बहुत सारे चाहिए होंगे। ठीक है, इसके अलावा कॉइन्स हैवी भी बहुत ज़्यादा होते हैं, भारी भी होते हैं, कैरी करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो कॉइन्स की करेंसी तो अच्छी है लेकिन उनके साथ में भी हमारी कुछ प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई थी। एज यू मे हैव इमेजिन, जैसे कि आपने हो सकता है कल्पना किया हो, इट बिकम डिफिकल्ट टू कैरी अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स। इतने सारे सिक्कों को ले जाना काफ़ी ज़्यादा क्या है,
दिक्कत वाला, काफ़ी कठिनाई वाला होने लग गया। स्टोरिंग द कॉइन्स ऑल्सो बिकम अ प्रॉब्लम, सिक्कों को स्टोर करना भी एक परेशानी बन गया। द सर्च फॉर अ मोर सुइटेबल अल्टरनेटिव एंडेड विद द यूज ऑफ पेपर मनी। ठीक है, बेहतर अल्टरनेटिव की जो खोज है सिक्कों की जगह पर, दूसरे बेहतर अल्टरनेटिव्स की जो खोज है वो हमारी पेपर मनी पर आके खत्म हुई। पेपर मनी और करेंसी वॉज फर्स्ट यूज इन चाइना एंड वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन लेट 18th सेंचुरी। जो पेपर मनी है यानी कि जो कागज़ की मुद्रा है, इसका इस्तेमाल पहले चाइना में हुआ था और बाद में लेट 18th सेंचुरी में ये भारत में आया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 फोटो दे रखी हुई है। ये है 10 रुपीज़ की, ये बैंक ऑफ बॉम्बे ने इशू करा था। ठीक है, और ये पता नहीं कौन से बैंक ने कहा था, लेकिन ये कैंसल्ड कोई लग रहा है हमको, चेक टाइप का। ठीक है, देखो इसमें फिगर में दिया भी हुआ है, क्या है, यूनिफेस नोट्स ऑफ बैंक ऑफ बंगाल। ये बैंक ऑफ बंगाल का है, तो ये है बैंक ऑफ बंगाल का। ठीक है, और 10 रुपए का नोट है जो कि आपका बैंक ऑफ बॉम्बे से है ये। ठीक, while coins are used for smaller denomination, पेपर करेंसी इज यूज फॉर हायर डिनोमिनेशन। क्या कह रहे हैं, सिक्कों का इस्तेमाल छोटे डिनोमिनेशन के लिए होता है। ठीक है, जो हमारे छोटे वैल्यू के सिक्के होते हैं ना, 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, उनके लिए कॉइन्स का यूज होता है। ठीक है, जबकि पेपर करेंसी का यूज हम लोग हायर डिनोमिनेशन के लिए 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 इनके लिए करते हैं। ठीक है, टुडे मोस्ट ऑफ द करेंसी नोट्स यू सी लुक लाइक दिस। आज जितने भी हमारे करेंसी नोट हैं वो इस प्रकार के दिखते हैं। ठीक है, ऐसे दिखते हैं। चलिए लेट्स एक्सप्लोर, लुक एट अ 50 एंड 100 रुपी नोट। क्या कह रहे हैं कि एक 50 और 100 रुपए के नोट को देखो। कैन यू आइडेंटिफाई द मोटिव्स डिपिक्टेड इंडिया कल्चर हेरिटेज ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द नोट, फाइंड आउट मोर अबाउट दैम। क्या कह रहे हैं कि भाई उनके पीछे जो चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है, उनके पीछे जो चीज़ें छपी हुई हैं, जो चीज़ें बनी हुई हैं, क्या उनको आप पहचान पा रहे हो। ठीक है, तो देखो 50 रुपए का जो नोट होता है ना, उसके पीछे हम्पी बना हुआ है। ठीक है, और 100 रुपए के नोट के पीछे रानी का वाव होता है। ठीक है, रानी का वाव। चलो, फील द सरफेस ऑफ द नोट। नोट की जो सरफेस है उसको फील करो। What special feature of currency note help visually impaired person to identify the notes denomination? क्या कह रहे हैं कि नोट्स के हमारे वो क्या खास फीचर्स हैं जिसकी सहायता से जो विजुअली इम्पेयर्ड है, मतलब जिनको दिखने में दिक्कत होती है, वो लोग आसानी से नोट को पहचान सकते हैं। तो देखो जो प्रिंट होती है ना नोटों की, मतलब जो उसमें लिखे होते हैं पैसे, वो ना थोड़े उभरे उभरे रहते हैं, तो उसको छूकर जो लोग देख नहीं सकते ना, वो पहचान सकते कि नोट कितने का है। ठीक है ना, इसके अलावा लाइंस बनी होती हैं साइड में। ठीक है, साइड में और बाकी उसमें लाइंस होती है ना, उसको टच करके भी लोग पहचान सकते हैं, जो देख नहीं सकते उसको टच करके भी लोग पहचान सकते हैं कि नोट हमारा कितने का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्ली इन दिस चैप्टर वी रीड दैट इन एंशिएंट टाइम कॉइन्स वर इशूड बाय रूलर्स। क्या कह रहे हैं कि इस चैप्टर में शुरुआत में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो कॉइन्स हैं, जो सिक्के हैं, इनको जो रूलर्स थे यानी कि जो शासक थे वो इशू कराया करते थे, लागू करवाया करते थे। टुडे इन इंडिया, आज भारत में, वी हैव सेंट्रल अथॉरिटी कॉल्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट कंट्रोल द इशू ऑफ करेंसी। आज सेंट्रल अथॉरिटी है एक जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि करेंसी के इशू को क्या करती है, कंट्रोल करती है। It is not legal for anybody other than RBI to issue currency. RBI के अलावा कोई और करेंसी को इशू नहीं कर सकता, ये लीगल नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ RBI ही करेंसी को इशू कर सकती है, RBI के अलावा कोई और करेंसी को इशू नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो वो इलीगल होता है। न्यू फॉर्म ऑफ मनी, मनी के नए रूप। एज टाइम हैज़ प्रोग्रेस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस, अदर फॉर्म ऑफ मनी हैव कम टू बी यूज टुडे। क्या कह रहे हैं, जैसे समय बीता है और जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, पैसे के जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग रूप हैं, उनका इस्तेमाल आज हो रहा है। लेट्स लुक एट सम ऑफ देम। चलो इनमें से कुछ को देखते हैं। कृष्णप्पा सेल सीजनल फ्रूट ऑन आ कार्ड। कृष्णप्पा जो है अपने कार्ड पर, अपने ठेले पर सीजनल फल बेचते हैं। अलॉन्ग साइड कलरफुल फ्रूट्स
that he arranged neatly on his cart is a little card with QR code। क्या कह रहे हैं कि इनके जो दुकान है उस पे रंग बिरंगे फलों के अलावा एक छोटा सा कार्ड है जिसपे QR कोड है। His customer scans the QR code with their phone, mobile phone and pay for their purchase digitally। जो कस्टमर्स आते हैं वो QR कोड को स्कैन करते हैं, ठीक है, अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड को स्कैन करते हैं और डिजिटली पेमेंट कर देते हैं। द पेमेंट देन गोज डायरेक्टली इनटू कृष्णप्पास बैंक अकाउंट। अब जो पेमेंट है, जो पैसा है, वो सीधे कृष्णप्पा के बैंक अकाउंट में जाता है। अपार्ट फ्रॉम टेंजिबल फॉर्म ऑफ मनी सच एज कॉइन एंड पेपर नोट, मनी हैज टेकन इनटेंजिबल फॉर्म दैट वी कैन नॉट टच और फील। क्या कह रहे हैं? टेंजेबल फॉर्म के अलावा, टेंजेबल फॉर्म वो फॉर्म जिसको आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, तो कह रहे हैं कि भाई पैसों की, मुद्रा की जो टेंजेबल फॉर्म है, जैसे कि सिक्के हो गए, पेपर नोट हो गए, इसके अलावा मुद्रा ने आज, मतलब पैसों ने आज इनटेंजेबल फॉर्म धारण कर लिया है, जिसको कि हम लोग छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड डिजिटल मनी। इसको हम लोग डिजिटल मनी कहते हैं, विच इज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। Have you observed other people around you making or receiving payment without using coins and notes? क्या आपने अपने आसपास लोगों को ऑब्जर्व करा है कि वो बिना नोट और सिक्कों का इस्तेमाल किए हुए पेमेंट ले रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं? Different payment methods like debit card, credit card and net banking, UPI, Unified Payment Interface, etc. आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रांजेक्शन्स। क्या कह रहे हैं कि भाई अलग अलग पेमेंट मेथड, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, यूपीआई हो गया, इनके द्वारा ट्रांजेक्शन्स आज, यानी कि जो हमारे लेन देन है वो आज हो रहा है। दीज मीडियम्स डायरेक्टली ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन पर्सन बैंक अकाउंट इनटू अनदर। ये जो माध्यम है पैसे ट्रांसफर करने के, ये एक व्यक्ति के बैंक अकाउंट से सीधे दूसरे व्यक्ति के बैंक अकाउंट में भुगतान कर देते हैं। You will learn more about the modern method of monetary transaction later। क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो पैसों का ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसके बारे में, इस आधुनिक मेथड के बारे में हम लोग आगे और सीखेंगे। चलो, तो अब हम लोग बिफोर वी मूव ऑन, इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, इससे इस चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पर चलेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट्स में क्या है? द बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट बिफोर मनी कम इनटू एग्जिस्टेंस। मनी के आने से पहले, पैसों के आने से पहले बार्टर सिस्टम चला करता था। अ वैरायटी ऑफ कमोडिटीज वर यूज्ड टू फैसिलिटेट एक्सचेंज। कई सारी कमोडिटी का इस्तेमाल होता था एक्सचेंज के लिए, आदान प्रदान करने के लिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? द लिमिटेशन ऑफ द बार्टर सिस्टम लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मनी एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो लिमिटेशंस थी बार्टर सिस्टम की, उन्हीं की वजह से मनी का क्या हुआ? मनी का विकास हुआ, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? फॉर्म ऑफ मनी इवॉल्व थ्रू टाइम। समय के साथ साथ रुपयों का जो रूप है वो विकसित हुआ। सच एज शेल्स, कॉइन्स, पेपर, करेंसी। जैसे कि शेल, फिर सिक्के, फिर पेपर करेंसी। दिस एवोल्यूशन कंटिन्यूज एज वी क्रिएट न्यू एंड ईजियर वे टू मेक एंड रिसीव पेमेंट। ये जो एवोल्यूशन है, ये जो विकास है, ये और आगे कंटिन्यू रहा। हमने नए नए तरीके अब और निकाल लिए हैं पेमेंट करने के, पेमेंट लेने के, इंक्लूडिंग QR कोड दैट यू सॉ इन इलस्ट्रेशन अबव। जिसमें QR कोड भी शामिल है, जिसको कि आपने ऊपर इलस्ट्रेशन यानी ऊपर वाली तस्वीर में देखा, ठीक है दोस्तों। चलो, तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ डज द बार्टर सिस्टम टेक प्लेस एंड व्हाट काइंड ऑफ कमोडिटी वर यूज्ड फॉर एक्सचेंज अंडर द सिस्टम। बार्टर सिस्टम कैसे हमारा काम करता है, ठीक है, और व्हाट काइंड ऑफ कमोडिटीज, मतलब किस प्रकार की चीज़ें जो हैं उनका इस्तेमाल होता है आदान प्रदान के लिए इस सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो भाई बार्टर सिस्टम हमारा कैसे होता था? बार्टर सिस्टम मतलब ये है कि डायरेक्ट आप सामान के बदले सामान, या फिर आप किसी सेवा के बदले कोई सामान ले रहे हो, ठीक है। इसमें पैसा शामिल नहीं होता था, ठीक है ना। और इसमें कोरीज, टबैको, टी, सॉल्ट, कैटल, क्लॉथ, सीड्स, ये इन चीज़ों का इस्तेमाल होता था एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस क्या थे? दोस्तों, बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस हमारे कई सारे थे, जिसकी पहला तो था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ठीक है, जो कि हम लोगों ने किसान वाले एग्जाम्पल में देखा था। किसान को क्या चाहिए था? किसान को चाहिए थे
शूज, स्वेटर और मेडिसिन, और उसके पास में ऑक्स थी। ठीक है, तो उसको पहले तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढना था जिसको कि ऑक्स चाहिए हो और वो एक्सचेंज में उसके लिए शूज, स्वेटर और मेडिसिन देने को तैयार हो। ठीक है, तो यही था हमारा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सेकंड था कि भाई वैल्यू को मापने का कोई कॉमन स्टैंडर्ड नहीं था। ठीक है, थर्ड इसमें है डिविजिबल, पोर्टेबल और ड्यूरेबल। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने बैल वाले केस में देखा था कि भाई बैल को ऐसा तो कर नहीं सकता था वो कि बैल के किसी हिस्से को कहीं छोड़ दे, किसी हिस्से को कहीं छोड़ दे। ठीक है, तो डिविजिबल नहीं था, पोर्टेबल भी बिल्कुल नहीं था, इतने बड़े बैल को लेके घूमना, साथ में उसके बदले जब उसको गेहूं मिला तो उसको भी लेके घूमना। ठीक है ना, इसके अलावा ड्यूरेबल नहीं है, मतलब बचे हुए गेहूं को या फिर एक्सचेंज गेहूं को अगर वो कहीं स्टोर भी करता है तो हो सकता है उसको चूहा खा जाए या गेहूं समय के साथ सड़ जाए। ठीक है ना, तो ये सारे लिमिटेशंस थे हमारे बार्टर सिस्टम के। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3 है व्हाट वर दी सैलिएंट फीचर ऑफ एंशिएंट कॉइन। जो हमारे प्राचीन इंडियन सिक्के हैं इनके क्या फीचर्स है। तो देखो दोस्तों, हमारे जो प्राचीन भारतीय सिक्के हैं ये पहली चीज तो सोना, चांदी, कॉपर इन सब के बना करते थे। ठीक है, इनमें सिंबल होते थे रुपा, पंच मार्क्ड होते थे ये। ठीक है, इसके अलावा इसमें जानवर, राजा रानी, पहाड़, पेड़ पौधे, इन सब की तस्वीरें हुआ करती थी। ठीक, चलो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है। हाउ हैज मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफॉर्म्ड ओवर टाइम। समय के साथ साथ जो हमारा ये पैसा है ये कैसे बदला है। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले तो बार्टर सिस्टम चलता था, उसके बाद में लोगों ने शेल्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, कोरीज का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, फिर धीरे धीरे मेटल कॉइन पर आए। ठीक है, फिर मेटल कॉइन से पेपर मनी विकसित हुई और पेपर मनी से आज के टाइम पे हम लोग डिजिटल मनी यानी कि यूपीआई, कार्ड, इन सब का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है। व्हाट स्टेप माइट हैव बीन टेकन इन एंशिएंट टाइम सो दैट इंडियन कॉइन कुड बिकम द मीडियम ऑफ एक्सचेंज अक्रॉस दी कंट्रीज। क्या इसका मतलब कि भाई क्या कदम उठाए गए होंगे प्राचीन समय में जिससे कि भारतीय सिक्का जो है वो कई सारे देशों में क्या बन गया, आदान प्रदान का एक माध्यम बन गया। ठीक है, तो देखो दोस्तों, प्राचीन समय हो या फिर हमारा आज का समय हो, किसी भी करेंसी, किसी भी कॉइन के स्ट्रांग होने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि उसके पीछे का जो गारंटर है, ठीक है ना, जो शासक है वो स्ट्रांग हो। ठीक है, तो पहले के टाइम में भी जो पावरफुल रूलर्स हुआ करते थे उनके कॉइन्स को ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता था। ठीक है ना, क्योंकि भाई उनकी किंगडम, सीधी सी बात है, पावरफुल जो किंगडम में जल्दी गिरती नहीं है, तो उनकी किंगडम लंबे समय तक चलने वाली है, मतलब उन कॉइन्स की वैल्यू लंबे समय तक रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा कॉइन्स जो हैं वो हाई क्वालिटी मेटल के बनने चाहिए। ठीक है ना, इसके अलावा जो मिंटिंग है, कॉइनों को बनाना है, वो भी स्टैंडर्डाइज होना चाहिए और साथ ही में जो ट्रेड नेटवर्क्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तभी किसी भी देश की जो करेंसी है वो स्ट्रांग होगी। ठीक, 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है। रीड द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम द अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से दी हुई लाइनों को पढ़ो। एन एनुअल सैलरी ऑफ 60 पना कुड बी सब्सटीट्यूटेड बाय एन अडाका ऑफ ग्रेन पर डे। क्या कह रहे हैं कि सालाना जो सैलरी है 60 पना की, उसको सब्सटीट्यूट किया जा सकता है, मतलब उसकी जगह पर एक अडाका प्रतिदिन अनाज दिया जा सकता है। इनफ फॉर 4 मील्स, जो कि 4 बार खाने भर के बराबर है। 1 अडाका इज इक्वल टू अबाउट 3 kgs। एक अडाका जो है तकरीबन 3 किलो के बराबर होता है। वॉट डज दिस इंडिकेट अबाउट द वैल्यू ऑफ 1 पना। ये एक पना की वैल्यू के बारे में क्या इंडिकेट करता है। द फाइन फॉर फेलिंग टू हेल्प अ नेबर वॉज 100 पनास। क्या कह रहे हैं कि भाई पड़ोसी की सहायता ना कर पाने पे 100 पने का फाइन था। कंपेयर दिस विद द एनुअल सैलरी। इसको एनुअल सैलरी से कंपेयर करो। What conclusion can you draw about the human values being encouraged through this? Human क्या है? What conclusion can you draw about human values being encouraged through this? इसके द्वारा कौन सी ह्यूमन वैल्यूज को इनकरेज किया जा रहा है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो एक अड़ाका आपके 3 किलो, तकरीबन 3 किलो के बराबर होता है। ठीक है, और 60 पना पर डे उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए कह रहे हैं। तो देखो कह रहे हैं रोज एक पना दो, 365 दिन होते कि नहीं होते हैं। तो अगर आप रोज एक अड़ाका दोगे तो साल में 365 अड़ाका हो जाएंगे। ठीक है,
और एक अड़ा का में 3 किलो आ रहा है, मतलब अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे लमसम कितना इतना पता चल जाएगा कि 60 पने में कितने किलो आ जाएंगे हमारे। ठीक है, तो 3 5 जा 15, 1 कैरी हो गया, 3 18, एक 19, एक कैरी हो गया, 3 3 जा 9, एक 10। आंसर आ गया 1095 kgs। ठीक है, तो 60 पना में इतना आपका 1095 kgs इतना आ जाएगा अनाज आपका। ठीक है, चलो तो इसमें क्या था, अच्छा ह्यूमन वैल्यूज वाला था। तो देखो फाइन जो था वो पड़ोसियों की मदद ना कर पाने के लिए था, मतलब अगर आप पड़ोसी की मदद नहीं करते हो तो 100 पन्ने का आपको फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो सोसाइटी की वैल्यू है एक दूसरे की हेल्प करने की ये उसको इनकरेज करता है। ठीक है ना, इतना भाई फाइन देना पड़ेगा, इससे अच्छा हेल्प ही कर दो। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, राइट एन एनेक्ट अ स्किट टू शो हाउ पीपल मे हैव परस्यूटेड ईच अदर टू यूज कोरी शेल और अदर सच आइटम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब आपको एक स्किट नन्हे से नाटक को एक तरीके से लिखना है और उसको इनेक्ट करना होगा कि लोगों ने किस तरीके से एक दूसरे को मनाया होगा कोरी शेल के इस्तेमाल के लिए। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, The RBI is the only legal source that print and distribute paper currency in India. RBI जो है वो भारत में इकलौता लीगल स्रोत है जो कि करेंसी को प्रिंट करता है, पेपर करेंसी को छापता है, पेपर करेंसी को बांटता है। To prevent illegal printing notes and their misuse, the RBI has introduced many strict features. गैर कानूनी तरीके से नोटों को प्रिंट ना किया जाए, उनका मिसयूज ना करा जाए, तो इसके लिए आरबीआई ने कई सारे सुरक्षा जो फीचर्स है ना उनको इंट्रोड्यूस करा हुआ है। फाइंड आउट व्हाट सम ऑफ दीज मेजर्स आर एंड डिस्कस देम इन क्लास। पता लगाओ कुछ ये हमारे सुरक्षा के मापदंड क्या हैं और इनकी क्लास में चर्चा करो। तो दोस्तों जो नोट होता है, जो करेंसी आरबीआई इशू करती है, उस पर हमारी कई सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे कि उस पर होता है वाटरमार्क, ठीक, सिक्योरिटी थ्रेट, ठीक है, कलर शिफ्ट मतलब रंग बदलने वाली इंक, ठीक है, माइक्रो प्रिंटिंग होती है, अशोक पिलर एम्बलम होता है और बहुत ही महीन प्रिंटिंग होती है। ठीक है, बहुत ही मतलब बहुत ही बढ़िया सी अलग सी क्या होती है, डिज़ाइन होती है। ठीक है, तो ये जो सारे ही चीज़ें हैं ना, ये एक तरीके से सिक्योरिटी फीचर्स ही हैं जो कि आरबीआई लेके आई है ताकि नोटों की काउंटरफेट ना हो सके, नोटों का मतलब नोटों जाली नोट ना बनाया जा सके इसके लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, इंटरव्यू अ फ्यू ऑफ योर फैमिली मेंबर्स एंड लोकल शॉपकीपर एंड आस्क देम देयर प्रेफरेंस इन मेकिंग एंड रिसीविंग पेमेंट। डू दे प्रेफर कैश और यूपीआई, वाई। क्या कह रहा है कि आपको कुछ अपने परिवार वालों को और कुछ करीबी जो दुकानदार है ना उनका इंटरव्यू लेना होगा और पूछना होगा कि वो पेमेंट लेने देने के लिए क्या ज़्यादा प्रेफर करते हैं, यूपीआई या फिर कैश। ठीक है, और क्यों ये भी बताना होगा। ठीक है, तो देखो यूपीआई और कैश दोनों के ही फायदे क्या होते हैं ये मैं बता देता हूं उसमें। ठीक है, बाकी आप लोग पूछते हैं ना अपने आस पड़ोसी से। तो कैश के फायदे क्या है कि बिन इंटरनेट के काम कर सकता है। ठीक है, और जो छोटे छोटे परचेज है ना उनके लिए कैश ज़्यादा सही रहता है। ठीक, कहीं इंटरनेट नहीं है तो कहाँ यूपीआई चलाते फिरोगे। यूपीआई का फायदा क्या होता है कि ये फास्ट होता है, काफ़ी तेज होता है, सेफ होता है। ठीक है, और इसमें आपको पैसे ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरी जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो है ये कि ये डायरेक्ट आपके बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करता है। ठीक है ना, कैश में दिक्कत क्या है कि आपको कैश को बैंक ले जाना होगा, वहाँ जमा करना होगा, लेकिन यूपीआई से क्या होता है, यूपीआई में ये पूरा झमेला नहीं होता है, सीधे पैसे आपके बैंक अकाउंट में। ठीक है ना दोस्तों, चलो तो ये तो था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन 9 है ना, इसमें आप लोग थोड़े बहुत क्वेश्चन अपने फैमिली मेंबर्स, शॉपकीपर्स इन सबसे पूछ सकते हो उनके प्रेफर्ड पेमेंट मेथड को लेकर। ठीक है, चलो अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये तो था हमारे पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।